देखते हैं, चलो तो आप लोग को ये पार्ट याद करने के लिए दिया था। इसके आगे से जो चीजें हैं वो देख लेना, टेबल्स जो है ये तो जल्दी से देख ले रहे हैं, कुछ एक दो पॉइंट अगर जरूरी होगा पढ़कर आए होगे आप लोग वैसे, देख लेते हैं चलो। तो देख पा रहे हो थायराइड ग्लैंड पहले लिखी हुई है, इसमें लिखा है 90% जो है थायरोक्सिन निकलता है इसमें टेट्राआयोडोथायरोनिन, और 10% जो होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है, ये पता होना चाहिए। तो 90% थायरोक्सिन है और 10% जो है ट्राई आयोडोथायरोनिन है। एक और चीज है कि T3 जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है T4 जो है उसके मुकाबले। तो T3 इज मोर इफेक्टिव। ठीक, काम क्या करता है मेनली जानते हो, बीएमआर को कंट्रोल करता है, उसको याद रखना। ठीक है, बच्चों में इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है तो कह रहे हैं क्रेटिनिज्म हो जाता है ना, वयस्कों में मिक्सेडिमा हो जाता है। बाकी हाशीमोटो डिजीज है, इसका नाम भी याद रखोगे, हाशीमोटो डिजीज तीनों याद रखनी है, क्रेटिनिज्म, गोइटर या मिक्सेडिमा मतलब, और हाशीमोटो डिजीज तीनों याद रखोगे। और हाइपर सिक्रीशन से एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, यहाँ भी गोइटर है ना, एक्सोफ्थेल्मिक आंखें जो बाहर निकल आती है ऐसा लगता है, तो याद रखोगे। ये पूछ चुका है क्वेश्चन, हाशीमोटो मिक्सेडिमा याद रखना। क्रेटिनिज्म भी पूछ चुका है। इसके अलावा कह रहे हैं थायरोकैल्सिटोनिन, तो ये क्या करता है, सीए कैल्शियम आयंस की मात्रा को घटाने का काम करता है, तो देख लोगे। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसमें देखोगे आप। तो पैराथायरमोन और कोलिप्स हार्मोन इसमें से निकलता है, पैराथायरमोन और कोलिक हार्मोन। काम देख लोगे, यहाँ देखो मेनली, एक तो टिटैनी वाला पॉइंट पूछ चुका है कि इनमें से किसकी वजह से, मतलब इनमें से कौन सा हार्मोन है जो टिटैनी कॉज कर सकता है अपनी कमी की वजह से, अधिकता की वजह से। तो करता क्या है पैराथॉर्मोन, ये हड्डियों से आपकी जैसे कैल्शियम निकाल के ले आएगा बाहर, है ना, जब कभी कमी हो जाएगी तो इसकी अगर कमी होगी तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम अगर नहीं होता टिटैनी हो जाती है, उसकी वजह से ध्यान रखना। तो मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन जुड़ा हुआ है किसके साथ, टिटैनी के साथ, ऐसा याद रखना, इसमें सवाल आ चुका है टिटैनी। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस देखा है आपने, हाइपर सिक्रेशन होगा तो ज्यादा कैल्शियम को निकाल देगा, है ना, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और आ जाओगे अधिवृक्क की ग्रंथियां, तो बता रहे मेड्यूला में, तो एड्रिनल नोरेपिनेफ्रिन की मैं बात नहीं कर रहा, जरूरी होगा उसी की बात करूंगा। ठीक, ये एडिशन डिजीज देख सकते हो, एडिशन डिजीज, तो एल्डोस्टेरोन, इसकी कमी की वजह से कह रहे हैं एडिशन डिजीज, इसको याद रखोगे। और इसकी अधिकता की वजह से कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज, ये दोनों याद रखनी है आपको। ठीक है, एल्डोस्टेरोन कमी की वजह से एडिशन, है ना, एडिशन साइंटिस्ट था देखा होगा, वैसे ही पागल जैसा थोड़ा सा, है ना, उसको वैसे बोलते हैं साइको था, उस तरह भी याद रख सकते हो कि दिमाग में कमी नहीं होता, कम मतलब एडिशन ऐसा। और ज्यादा वाले में कुछ तो लव कुछ होते, गुस्से में रहते थे हमेशा, है ना, बताया आपसे, पता है, इसी में लड़ते थे अपने। तो एल्डोस्टेरोन, और देख लोगे वैसोप्रेसिन देख सकते हो, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऐसा पूछ लेता है। ओनली द हार्मोन विच इज फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के अंदर बनने वाला वैसोप्रेसिन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो याद रखो डायूरेसिस कराना इसका काम है। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, माफ करें, एंटी डायूरेटिक है, डायूरेसिस को रोक देना। तो जाहिर सी बात है इसकी जब कमी होगी तो क्या होगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जब वो ज्यादा हो जाएगा तो मूत्र गाढ़ा और रक्त तनु। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि यूरिन कम आउटपुट होगा, तो वही चीज है, समझ लेना, तो रटने की चीज नहीं है। ऑक्सीटोसिन देख सकते हो, तो शिशु के जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दिशा में लाना इसका काम है, तो हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए। और यहाँ कोई खास नहीं है ऐसा, आगे चलिए। इस पे क्वेश्चन आ जाता है एफएसएच, इसका सर्च कब मिलता है, या एलएच सर्च कब मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो, जब भी कोई एफ वाला होगा, है ना, मतलब एफ एस एच या टी एस एच, वो होते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब हार्मोन्स की कमी होती है वो बढ़ते हैं, सिंपल सी बात ही है। इसमें एक सवाल आता है एलएच सर्च कब मिलेगा, तो ये कब होता है एलएच सर्च, बोलो। 14th डे। एक दिन पहले बेटा, लगभग 1 से 2 दिन पहले होता है, तो 13 डे आंसर जो बेस्ट माना जाता है। ठीक, 14th नहीं, 13, 14 डे तो ओवुलेशन होता है, क्लियर। आगे आ जाओगे, इंसुलिन वगैरह सब जानते हो इनके बारे में, बेसिक चीजें हैं, मैं बात नहीं कर रहा, इनको मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम हल्का सा देख रहे हैं हम इसको। विटामिन डी देख सकते हो, तो ऐसा सवाल पूछ लेता है कौन सा अकेला विटामिन है जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है ना, तो सूर्य की किरणों के संपर्क में आने के बाद बॉडी खुद से बना लेती है, देखना विटामिन डी है। और बच्चों में इसकी कमी की वजह से रिकेट्स रोग हो जाता है, तो ये भी याद रखोगे, रिकेट्स। और चलेंगे, रेनिन देख पा रहे हो, तो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इनमें से किस ऑर्गन की अगर डिफॉर्मिटी हो
तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो आंसर लगाते हैं किडनी। तो किसकी कमी हो जाती है, बोलो। एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन, तो हाँ, तो वो याद रखना बेटा, एरिथ्रोपोइटिन। बाकी रेन देख पा रहे हो, तो इसके लिए रा सिस्टम है। तो छोड़ो, इतना नहीं जाते डिटेल के अंदर, नेक्स्ट चलता है। तो इन पे एक नजर डाल लेना, कहने का मतलब ये है। फाइनली यहाँ आ जाओगे, सब नॉर्मल वैल्यूज अगेन आपके रटने वाला ही पार्ट है। मैं तेजी से पढ़ा दे रहा हूँ, कुछ मुझे लगेगा बताने का तो बता दूंगा। देख लेते हैं। तो ब्लड टोटल वॉल्यूम कितना है, तो कह रहे हैं 4.5 से 5 लीटर के आसपास होता है। ब्लड का पीएच कितना है, तो 7.3 से 7.5। टोटल ब्लड वॉल्यूम 4.5 से 5 लीटर, ब्लड पीएच 7.3 से 7.5। इसको याद रखना, ये याद रखना। 7.3 to 7.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस पे बेटा सवाल आता है, तो ये पोर्शन आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, सबका जो लिखा हुआ है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की है 1058 से 1060। 1058 to 1060। मिल्क 1027 to 1034, 1027 से 1034। यूरिन 1010 से 1025। और CSF 1004 से 1006। याद करना है बिल्कुल, कैसे याद करोगे, रट लेना बैठ के। तो ब्लड में 58 से 60, 58 से 60 सबसे ज्यादा मतलब उसी की है। उसके कम जो है वो मिल्क की है, 27 से 1027 से लेके 34। उससे कम यूरिन 1010 से 1025। और CSF 1004 से 1006। तो देख लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट आ जाए हीमोग्लोबिन। तो मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल वैल्यूज, फीमेल के अंदर 12 से 16 ग्राम पर डीएल लगभग वैल्यूज। प्रेगनेंसी के अंदर 10.5। ये प्रेगनेंसी वाला याद रखना। और एक नॉर्मल बात याद रखना कि महिलाओं में जनरली वैल्यूज जो होती है कम ही होती है पुरुषों के कंपैरिजन में, इतना याद रखना है। प्लेसेंटल ब्लड के अंदर 16.8%। जो प्लेसेंटा ब्लड है वहां कह रहे हैं 16.8%। ESR, तो ESR कितना होगा। तो वेस्ट ग्रीन मेथड दे रखा है, मेल में 0 से 17, फीमेल में 1 से 25, सवाल नहीं आते। कुल मिला के 15-20 तक वैल्यूज होती है, नॉर्मल होती है, इतना ध्यान रखोगे। ये याद रखोगे बेटा, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये आपको रटना है बिल्कुल। तो ब्लीडिंग टाइम दे रहे हैं 3 से 5 मिनट। जो ब्लीडिंग टाइम होता है नॉर्मल, वो 3 से 5 मिनट का होता है। क्लोटिंग टाइम जो होता है वो 5 से 8 मिनट के अंदर कहने क्लोट जम जाता है, मतलब क्लोटिंग टाइम 5 to 8 मिनट्स, और ब्लीडिंग टाइम 3 to 5 मिनट्स। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है, 11 से लेकर 13 सेकंड, रफली याद कर लो, 11 से 13 प्रोथ्रोम्बिन टाइम। आरबीसी काउंट देख लो, मेल में 4.5 से 5.9 मिलियन पर MM क्यूब, फीमेल में 4 से 5.2 मिलियन पर MM क्यूब। भी नहीं आता सवाल, नॉर्मल चीजें हैं। नेक्स्ट है WBC काउंट, तो 4,000 से 11,000 पर MM क्यूब, देख लेना इसको। तो रटने का अब तक क्या कहा मैंने आपसे बेटा, एक तो ये कहा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सबकी रट लेना। ब्लड का पीएच कहा 7.3, वो स्पेशली याद रखोगे, ब्लड का पीएच वो भी काफी जरूरी है। फिर प्रेगनेंसी में कितना लेवल होता है, तो 10.5 HB लेवल। और प्लेसेंटल ब्लड के अंदर 16.8 होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओगे ब्लीडिंग, क्लोटिंग और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ब्लीडिंग टाइम 3 to 5 मिनट्स। ब्लीडिंग टाइम 3 to 5 मिनट्स। क्लोटिंग टाइम 5 to 8 मिनट्स। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम 11 to 13 सेकेंड्स। ठीक है, आगे चलो। WBC मनो देख लेना अगेन, पता ही होगा, रिपोर्ट्स लगातार आती रहती होंगी। नेक्स्ट है DLC। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कैसे कैसे होती है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। आपको इनकी लाइफ स्पेन तो याद ही है, स्मृति। स्मृति, यस सर। बेटा बेसोफिल का कितना है लाइफ स्पेन। देवजिंदर। 1 to 2 days। अनंत। किसको आता है भाई, इतने लोगों को नहीं आता, अभी पढ़ाया था। 12 से 15 दिन। सर बेन हैं? बताया था ना, बेन करके आपसे था। कहा था बैन 30 करके, और नंबर। कम करते चले जाओ, 12 से बैन, फोर 12 से 12। 30 सबसे नंबर। आसान यही था। 12 से 15। तो 4 4 कम करते चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा काम। ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग अब तक भी। अच्छा आज बता दो चलो मुझे, अब आप में से कौन है ऐसा कि जो पढ़ रहा है ईमानदारी से, करीब 13 14 घंटे निकाल रहा है मेरे कहने के बाद, कोई है ऐसा अभी निकाल रहा है 13 14 घंटे। मुस्कान है, एक शिवांगी का कहना है कि वो कर रही है ऐसा। बस 2 लोग, सबा। ठीक है, सुमित, 4 लोग हुए कुल मिला के। ठीक है बेटा, चलो।
तो बाकी लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादातर ने तो तय कर रखा होगा कि इस बार होना नहीं है तो पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर ऐसे है कि अगली बार एग्जाम देना होगा। तो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। सर पीजी पीजी की बात कर रहे हैं या यूपीएससी वाले की बात कर रहे हैं? सब एग्जाम के लिए मैं तो कुल मिला के बात कर रहा हूँ। अगर खासकर एआईए पीजीटी में किसी को देना है एग्जाम, उसके लिए कौन कर रहा है काम? उनसे है मेरा मेन अभी जो सरोकार है। क्योंकि एआईए पीजीटी तो आ गया, आप क्या समझ रहे हो? आज क्या तारीख हो गई? 26 तारीख हो गई आज। आ गया, बस ये खड़ा हुआ है। पता नहीं चलेगा आपको अब आने वाले 8-10 दिन के बाद। फिर एक एक दिन ऐसे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। ठीक। देखो, मुझे पता रहेगा 4 लोग मेहनत कर रहे थे, आप लोगों ने चारों के नाम सुने, तो हम देख लेंगे ये चारों को कुछ एक्स्ट्रा मिलता है कि और उसे कुछ अलग मिलता है कि क्यों पढ़ रहे हैं 12-14 घंटे। ये क्या अलग कर लेंगे ऐसा जो और लोग नहीं कर पाएंगे, देखेंगे। तो ग्रैन्युलोसाइट्स खैर न्यूट्रोफिल्स जो है कितने परसेंट होती हैं? 40 to 70% होती हैं। इओसिनोफिल 0 to 8% है, बेसोफिल 0 to 3%। कहने का मतलब है इओसिनोफिल्स बेसोफिल हो सकता है ना भी हो, तो 0 to 8, 0 to 3%। न्यूट्रोफिल्स जो है उनका अच्छा खासा अमाउंट है, 40 to 70% लगभग न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर अंदर अगर बात करें तो लिम्फोसाइट्स 22 से 44% है। लिम्फोसाइट्स 22 से 44%, और मोनोसाइट्स 4 से 11%। मोनोसाइट 4 से 11%, ये याद कर लेना, देख लेना इनको भी। नेक्स्ट आ जाओगे ब्लड शुगर। तो नॉर्मल जांचें जो कराते हो, ये भाई 70 से 110 मिलीग्राम % आया तो कह दिया कि नॉर्मल है, फास्टिंग वाला। ठीक है। पीपी कराया, पीपी लोग ये पूछ लेते हैं कि पीपी में कितने टाइम के बाद कराते हैं, तो 2 घंटे के बाद कराते हैं खाने के। ठीक है। दूसरी बात है इसमें कितनी लगभग फास्टिंग चाहिए होती है, तो कम से कम 7 से 8 घंटे की ओवरनाइट फास्टिंग हो तो उसको बेटर माना जाता है। जब कहीं फास्टिंग के लिए लिखा है ना, अगर कि ये टेस्ट जो है फास्टिंग के बाद होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि 5 से 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, आइडियल। ठीक है ना? तो यहाँ 8 घंटे नॉर्मली हम कह देते हैं कि एक ओवरनाइट स्लिप उसने ले ली हो, उसके बाद सुबह जो है फिर फास्टिंग कराना है। खैर, आगे देखोगे तो फास्टिंग में 70 से 110, और पोस्ट प्राइंडल कह रहे हैं 110 से 160 मिलीग्राम %। ये है नॉर्मल वैल्यूज हमारे। प्लाज्मा ग्लूकोज, तो फास्टिंग में वहां कह रहे हैं 75 से 115, और पीपी में कह रहे हैं less than 125 mg/day। इफ प्लाज्मा ग्लूकोज इज मोर देन 125, देन डायबिटीज मेलाइटिस को जानते हो, तभी वैल्यूज नहीं है प्लाज्मा ग्लूकोज की। नेक्स्ट आ जाओगे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो उसकी वैल्यू जो है इतना याद रखोगे आपकी 6.5 के अंदर होनी चाहिए कुल मिला के। ठीक। और ये क्या बताता है कि पास्ट 3 मंथ्स के अंदर मेनली आपका कैसा कंट्रोल रहा। कंट्रोल अगर आपने कहीं भी लूज किया होगा तो ये वैल्यूज जो है ज्यादा मिलेंगी आपको। ठीक है। तो पास्ट कंट्रोल देखने के लिए कैसा रहा पूरे टाइम में कराते हैं चेक किए। तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन तो याद रखेंगे इसको, अचीव। आगे चलिए। प्लेटलेट काउंट 1 to 4 lakhs per mm क्यूब। प्लेटलेट तो डेंगू के टाइम में इसकी जरूरत पड़ती है, तो पता होना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यूज है 1 to 4 lakhs per mm क्यूब। हिमेटोक्रिट वैल्यू, तो मेल में 41 से 53 और फीमेल में 36 से 46। तो हिमेटोक्रिट मेल में 41 से 53, तो ऐसा कह रहा लगभग 40 to 50% मेल के अंदर, और हिमेटोक्रिट वैल्यू फीमेल में 36 से 46। ये देखोगे इस पे सवाल आता है बेटा, पैक्ड सेल वॉल्यूम के ऊपर कितना होता है। तो जो ब्लड होता है ना उसके अंदर सेल्स कितनी है, कहने का मतलब ये है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम तो लगभग 45%, इसको याद रखोगे, इस पे सवाल आ चुका है, ये जरूरी बात है। नेक्स्ट है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, तो 26 से 34 पिकोग्राम पर सेल, देख लेना। एमसीवी कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम दे रखा है 80 से 100 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक है। एमसीएचसी 31 से 37 पर 100 ml, तो इनको आप देख लेना, रट लेना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट, 5 से 0.5 to 2.5% ऑफ रेड सेल्स। ब्लड यूरिया, ये देखोगे आप, ब्लड यूरिया 15 से 40 मिलीग्राम %। और सबसे जरूरी जो अब आती है वैल्यूज, वो ये आती है सीरम एमाइलेज, ये आपको याद होना चाहिए 60 से 180 यूनिट पर लीटर। सीरम एमाइलेज 60 से 180 यूनिट्स पर लीटर। नेक्स्ट आता है सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में देख लेना, क्योंकि लोग काफी मतलब आ जाते हैं जांचे वगैरह लेके, इसलिए तो टोटल जो है less than 200 mg/dl होना चाहिए। इसमें भी जो एलडीएल है वो less than 100 mg/dl, और एक एचडीएल है तो ये 40 to 60 mg/dl। इसमें ऐसा पूछ लेता है कि इनमें से किसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, तो कौन से को कहते हैं? एचडीएल को। एलडीएल 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 है सर। एलडीएल ठीक है, तो एलडीएल को कहते हैं, एचडीएल को नहीं कहते, याद रखना। बैड कोलेस्ट्रॉल लिख लो चाहो सामने, या बैड फैट कहते हैं इसको, एलडीएल को।
ठीक है, लो डेंसिटी वाला जो है इसको, तो ये लेस देन 100 इसकी वैल्यू होनी चाहिए कह रहे हैं, और एसडीएल जो है वो 40 से 60 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। नेक्स्ट है सीरम यूरिक एसिड, अगेन देख लोगे तो मेल में 2.5 से 8 मिलीग्राम पर डीएल, फीमेल में 1.5 से 6 मिलीग्राम पर डीएल। तो ये चीज बेटा ऐसे रटेंगे नहीं, इनको तो बार बार जब आप जांचें वगैरह सामने आती है उनको देखते हैं तब रटती है, मैं कुछ खाली आपको कह रहा हूँ कि रटनी है जो बहुत जरूरी होती है, ठीक। बाकी तो पढ़नी है सिर्फ हमको। तो सीरम यूरिक एसिड देख लोगे 2.5 से 8 मिलीग्राम पर डीएल, फीमेल में 1.5 से 6 मिलीग्राम पर डीएल। टोटल प्रोटीन पे आ जाओ तो 5.5 to 8 ग्राम पर डीएल। एल्ब्यूमिन देख लेना क्योंकि इस पे सवाल पूछ चुका है एल्ब्यूमिन के ऊपर, कि एल्ब्यूमिन कितना होता है। तो 3.5 से 5.5 ग्राम पर डीएल, टोटल 5.5 था ना, 5.5 से 8, तो उनमें से 3.5 से 5.5 तो ये होता है, जो बाकी बचेगा वो ग्लोबुलिन है, देख लो 2 से 3.5 ग्राम पर डीएल। ठीक है ना, तो आप तो एल्ब्यूमिन याद रखो 3.5 से 5.5 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट आ जाओगे सीरम एलडीएच 100 से 190, नहीं जरूरी, इसको देखोगे सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऊपर आपने देखा था सीरम एमाइलेज वो 60 से 180 था, और ये है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये 30 से 120 यूनिट पर लीटर, 30 से 120 यूनिट पर लीटर। तो ये लगभग उतना ही मान लो, आपको पीछे हाइफेन वगैरह की मात्रा बताई होगी, तो कितनी थी हाइफेन की मात्रा, 30 से 125। है ना, तो लगभग इतना ही वन था। 25 mg। हाँ उतने तक था वो 32, देख सकते हो लगभग वही वैल्यूज हैं सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज की, 30 से 125। सीरम क्रिएटिन इन दोनों को याद कर लेना। तो सीरम क्रिएटिनिन 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डीएल, और सीरम क्रिएटिन ये 0.2 से 0.6 मिलीग्राम पर डीएल। तो लगभग हाफ है अगर ध्यान से देखोगे तो क्रिएटिन वैल्यू जितनी है उसका लगभग हाफ सीरम क्रिएटिन है, जो छोटा नाम है वो हाफ वैल्यू है। ठीक है, तो 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डीएल, और 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डीएल। नेक्स्ट सीरम ट्राइग्लिसराइड अपर वैल्यू याद रखो 150 मिलीग्राम पर डे, 80 to 150 है, अपर वैल्यू याद करने की कोशिश करना। तो 80 to 150 मिलीग्राम पर डे। टोटल लिपिड 350 से 800 मिलीग्राम पर डे, नहीं जरूरी। सीरम सोडियम ये पूछ चुका है, सोडियम भी पोटेशियम भी दोनों याद रखोगे, सोडियम खासकर 136 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सीरम सोडियम 136 से 145, और पोटेशियम 3 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मंजीता, हाँ जी। अगर पोटेशियम आयंस का लेवल बढ़ जाए अचानक से ब्लड के अंदर, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ईसीजी में क्या बदलाव आता है, और कोई। हाइपरकैलिमिया। हाँ वो तो हो गया, तो हाइपर होगा क्या उसकी कैलेमिया वजह से, टी वेव टॉलर। टी वेट बढ़ टॉलर हो जाएगी, जाएगा। टॉलर हो जाएगी। ठीक है ना, आप तो वही बात कर रहे हो कि किसी में एचबी लेवल कम हो जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, एनीमिया कह देंगे, वो तो हो ही गई बात। आगे देखो, तो सीरम सोडियम जो है 36 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और सीरम पोटेशियम जो है 3 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सीरम मैग्नीशियम 2 से 3 मिलीग्राम पर डीएल, कोई नहीं पूछता है। आयरन 30 से 160 माइक्रोग्राम पर डीएल। फेरिटिन वैल्यूज मेल में 30 से 300, फीमेल में 10 से 100, देख लेना, कोई नहीं पूछने वाला उनको। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 228 से 428 माइक्रोग्राम पर डीएल, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सीरम क्लोराइड तो लगभग 100 याद कर लो, रफली वैल्यूज 98 to 106 है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, अराउंड 100 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल। ठीक है, कैल्शियम आपको याद रखना है, सीरम कैल्शियम 9 to 10.5 मिलीग्राम पर डे, तो इसको भी हम ऐसे याद रखते हैं कि कैल्शियम लेके कोई 9 तो 11 हो गया। और कहाँ देखा था 9 to 11 वैल्यूज लगभग, लिम्फोसाइट्स में। स्प्लीन का साइज था सर। किसका, प्लेटलेट्स का 1.5 है सर। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन से प्लेटलेट्स का 1.5 है प्लेटलेट्स का सर, लाइफ 9 to स्पैन 11। था, ठीक है, 9 to 11 डेज। प्लेट लेके 9 तो 11 हो गया, पका था है ना। तो ऐसे यहाँ है कैल्शियम, इसकी वैल्यू भी लगभग वही है। ठीक है, तो प्लेट के अंदर कैल्शियम लेके 9 तो 11 हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था खाली कैल्शियम रख के भागा था। आगे देखो, नेक्स्ट है अमोनियम 40 to 80, नहीं याद करना। कीटोन बॉडीज 0.7 to 1.5 मिलीग्राम पर 100 ml, तो इतना कह रहे नॉर्मल है। कीटोन बॉडीज ये तो सवाल पूछ चुका है कि एक व्यक्ति है लंबे समय फास्टिंग पे है, तो उसकी कौन सी जांच करानी चाहिए ऐसा करके, तो कीटोन बॉडीज है ना, क्योंकि फैट टूटता है तो उससे कीटोन बॉडीज बनती है, तो फैट टूटने का मतलब यही है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला होगा तभी फैट टूटना शुरू हुआ।
ठीक, तो कीटोन बॉडीज नॉर्मल वैल्यूज है 0.7 टू 1.5 मिलीग्राम पर 100 ml। आगे आ जाओगे सीरम बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन की वैल्यूज सिंपल सी बात ये है कि एक से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अप टू 1 ये मैक्सिमम रेंज है, तो 0.3 टू 1 मिलीग्राम पर डीएल। डायरेक्ट वाला कह रहे हैं 0.1 टू 0.3 मिलीग्राम पर डीएल, और इनडायरेक्ट वाला 0.2 टू 0.7 मिलीग्राम पर डीएल। इनडायरेक्ट वाले की वैल्यू ज्यादा है, जिसका नाम बड़ा उसकी वैल्यू भी ज्यादा है, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे चले। ये और कुछ जांचें हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में जो आती हैं। AST, ALT, AST को SGOT भी कहते हैं, ALT को SGPT भी कहते हैं। तो सिंपल है, इनकी वैल्यूज अराउंड 35 होती है, तो चक्कर में नहीं पड़ोगे। कहीं कहीं रेफरेंस रेंज में 45 दिया होगा, कहीं 35, कहीं 40, उस चक्कर में नहीं पड़ना। एक रफली याद कर लो कि 35 से 40 के आसपास वैल्यू इनकी होती है पर लीटर। ठीक है, उतना। और बढ़ भी जाए वैल्यूज थोड़ी बहुत 60, 70, 80, तो बहुत पेशेंट इसी को लेकर परेशान रहते हैं, तो केक कुछ होता नहीं है ना, इतनी वैल्यूज भी हो जाना बहुत नॉर्मल है। कुछ भी अगर होता है, कोई मेडिसिन खा लो आप, जो लीवर पे इफेक्ट डालती है हर मेडिसिन, है ना। नेक्स्ट चलेंगे, तो रिमेटोइड फैक्टर। तो लेस देन 30, ये भी याद रखोगे, रूमेटोड फैक्टर RF। तो लेस देन 30 इसकी वैल्यू होनी चाहिए IU पर ml। TSH 0.4 टू 4.7 माइक्रो यूनिट्स पर ml। टोटल T3 60 टू 181 नैनोग्राम पर डीएल। टोटल T4 4.5 से 10.9 माइक्रोग्राम पर डीएल। तो देख लेना, अगेन वैल्यू इनकी भी पूछता है नहीं। ठीक है, पर पता होना चाहिए, कॉमन टेस्ट है, क्योंकि एक बार देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट आ जाओगे CSF। CSF का एग्जामिनेशन करा रहे हो, तो ग्लूकोज कितना है, 40 से 70 मिलीग्राम पर डे ग्लूकोज की वैल्यू 40 टू 70। टोटल प्रोटीन, तो पा से प्रोटीन, पा से 15, पा से 50। टोटल प्रोटीन 15 से 50 मिलीग्राम पर डे। इन पे सवाल पूछता है CSF के ऊपर, ध्यान से देखना एक चीज जो लिखे आएंगे। तो ग्लूकोज 40 से 70 मिलीग्राम पर डीएल। टोटल प्रोटीन 15 से 50 मिलीग्राम पर डीएल। एल्ब्यूमिन 6.6 टू 44.2 मिलीग्राम पर डीएल। टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, लगभग 150 ml CSF का वॉल्यूम, ये याद रखना बेटा, 150 ml वॉल्यूम वॉल्यूम इसका CSF का। रेड सेल्स नहीं होती हैं। ल्यूकोसाइट्स 0 टू 5 मोनोन्यूक्लियर सेल्स पर MM क्यूब। अगेन मतलब जीरो ही मान लो लगभग इसको भी। फिर लिम्फोसाइट्स कितनी है, टोटल 60 से 70% लिम्फोसाइट्स है इसमें। मोनोसाइट्स 30 से 50% से, और न्यूट्रोफिल्स कह रहे हैं होती नहीं है। तो लिम्फोसाइट्स हैं 60 से 70%। आगे देखें, गैस्ट्रिक जूस का वॉल्यूम। तो 2 से 3 लीटर कह रहे हैं गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। अगेन इसकी वैल्यू में भी काफी वेरिएशन मिलते हैं, अलग अलग बुक्स में मैंने देखा है कि, तो ये कुछ याद करने की चीजें नहीं होती। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है वो देख लो, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो हम लोग जो बात करते हैं, एक सवाल ऐसा आता है कि फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। एक बार जैसे आप फूड को मुंह में डालते हो, तो दांतों से जब उसको काटना शुरू करते हो, तो डाइजेशन वहां से शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी एक हिस्सा है आगे का, लेकिन लोग आंसर लगा देते हैं कई लोग कि यहाँ स्टमक में जाके डाइजेशन शुरू होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ भले ही एसिड है, बाकी चीजें हैं, लेकिन आप मुंह से ही शुरू कर देते हो चबाना भोजन को। ठीक, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.6 से 1.8 होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR 180 लीटर पर डे। इतना सोचो कि क्षमता है कितनी, इतना काम करती है पर डे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 180 लीटर पर डे, या फिर 125 ml पर मिनट। आपको इसका एक फॉर्मूला मैंने पीछे नोट करवाया था GFR का, वो गोल्डमैन फॉर्मूला कुछ बोलते हैं उसको। नहीं करवाया, बने रहोगे, एक मिनट याद करना है, क्योंकि वो मैं आपको दिखा देता हूँ, याद नहीं है मुझे। हाँ यही है, GFR 141। तो टफ कर रहा है थोड़ा, एक मिनट। ठीक है,
वो क्वेश्चन एक बार आ चुका है। चलो मैं ब्रेक के बाद बताता हूँ, हल्का सा मुझे देखना पड़ेगा। और चीज दे रहा है, तो ब्रेक के बाद बताता हूँ आपको, देख के ना शेयर कर दूंगा आपके साथ। फिलहाल आगे देखो चलो। तो गैस्ट्रिक जूस वॉल्यूम कितना है? 2 से 3 लीटर है। पीएच है 1.6 to 1.8। जीएफआर की हमने बात कर ली, 180 लीटर पर डे और 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट है सेमिनल फ्लूइड। ठीक, इसका देख लो कंपोजिशन चीजें क्या है। तो कह रहे हैं लिक्विफिकेशन टाइम कितना होता है? लगभग 20 मिनट्स का होता है लिक्विफिकेशन टाइम, 20 मिनट्स। स्पर्म मॉर्फोलॉजी, तो मोर देन 70% नॉर्मल मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो 70% से ऊपर जो कम से कम कह रहे नॉर्मल होने चाहिए, अदरवाइज फिर वही है, इनफर्टिलिटी, इस तरह की चीजें होती हैं। स्पर्म मोटिलिटी, तो मोर देन 60% होना चाहिए, तो स्पर्म मोटाइल हो 60% से ज्यादा। पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है, तो एवरेज कह रहे हैं 7.7 है, तो पीएच वैल्यू मोर देन 7। स्पर्म काउंट 60 to 150 मिलियन पर एम एल, 60 to 150 मिलियन पर एम एल। और वॉल्यूम होता है 1.5 से 5 ml, 1.5 to 5 ml। ठीक है, आगे कुछ और एक दो टेबल वगैरह हैं, आप देखना चाहो देख लेना, ये सब जूस वगैरह लिखे हुए हैं। कुछ काम का पॉइंट लगे उसको देख लेना। आपका बेटा वो भी रह रहा है मुस्कान, सर्जरी और ओफ्था वाला पार्ट जो इसमें आगे वो छूटा हुआ है ना, एक बार भी नहीं पढ़ा ना वो। ठीक है, वही देख लेते यस हैं। सर, वो नहीं हुआ। ठीक है, और जो आपका बाकी बचा हुआ है ना, अब मैं जल्दी ही मैं लीव लेने वाला हूँ एक्चुअली, है ना। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो भी बचा होगा ना आपके बैच का स्पेशली, तो मैं ले लूंगा उसको, यानी 3 4 5 दिन के बाद मैक्सिमम। ठीक, तो जो जो बचा हो मुझे बता देना, 2 4 पॉइंट जो रह रहे हो। जैसे शालाक्य आपका मन था पढ़ने का तो वो, और एक दो चैप्टर आपके निदान के आप बता रहे हो, और ये है इतिहास वाला, इसको पोर्शन कह रहे हो, अर्ली पेजेस, 80 पेजेस में से। ठीक है, और बाकी जिस बैच ने पढ़ा नहीं है कुछ भी बेटा, तो आपके लिए अभी वो टॉपिक ले रहा हूँ जो पढ़े नहीं है। बोल दोगे जरा किस पेज पे बेटा ऑफ था सर्जरी? चेक कर लेना फ्रंट पेज पे बेटा, मुझे बता दो पेज नंबर क्या है। 4 डबल 8 सर्जरी है। 488। जल्दी से ओपन कर लोगे पेज नंबर 488, 488। ठीक है, और ये मत सोचना कोई कि अरे हमने तो कुछ और अभी पढ़ा नहीं है, हम कैसे इससे रिलेट करेंगे। तो रिलेट करने ऐसा कुछ होगा ही नहीं, है ना। ये कैसा पार्ट है कि वो वाला पार्ट है कि पढ़ोगे तो आप भी नहीं पढ़ोगे, पढ़ूंगा इसे मैं भी नहीं, है ना। ये बहुत कुछ टफ वाले सर्जरी में से कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनके नाम क्या है, उस तरह की चीजें हैं। एग्जाम में कभी सवाल आ जाए तो हम रटने की कोशिश करेंगे सीधा, कि हमारा ड्रॉप ना हो क्वेश्चन। वो क्लियर है? तो इसमें ये नहीं सोचोगे कि कोरिलेशन हमें कहीं से निकालना है, कोई कोरिलेशन नहीं है, सीधे यही पढ़ना है, तो यही याद करना है। क्लियर है? देखते हैं। तो बेटा सर्जरी वाला पार्ट है ये गाइड का, देखते हैं। सम कॉमन साइट्स, तो आरए के लिए बता रहे हैं कि आरए कॉमनली कहाँ होता है, तो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड। बाकी मैं इनके बारे में इंडिविजुअली आपसे बात कर चुका हूँ, डिजीज के बारे में कुछ कुछ, तो वो अपना याद रखना। तो आरए स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स, तो आप जानते ही हो। गाउट कहाँ से शुरू होता है? मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट ऑफ टो, तो इसका नाम भी आप जानते हो, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा साइन है? ओडेग्रा पोडेग्रा साइन। पोडेग्रा। ठीक है, तो वही है पोडेग्रा। स्यूडो गाउट, कह रहे नी से शुरू हो जाता है, मतलब नहीं है गाउट नी से शुरू हो, है ना। स्यूडो गाउट नी से स्टार्ट होता है। पागेट्स डिजीज या पैजेट डिजीज जो भी कहना चाहो, तो पेल्विस की डिजीज है, इसमें बोन्स बहुत ना फ्रेजाइल हो जाती है। तो जैसे अभी हमने वो पढ़ा था कि कैल्शियम आयन ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, या महिलाओं में अगर देखोगे 45 साल के बाद उनकी बोन्स जो होती है ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, या स्टेरॉइड लेने के बाद जो चीजें होती हैं कि फॉस्फेट कैल्शियम वो निकलने लगता है बोन में से, तो सेम चीज इस डिजीज में हो जाती है। तो ये कह रहे हैं पेल्विस की डिजीज है, याद रखना। पी और पी को मैच कर सकते हो। डिसलोकेशन कॉमनली कह रहे हैं कहाँ हो रहा है? वर्टिब्रे के अंदर, तो C5 से 7 के बीच। डिसलोकेशन की जगह, फ्रैक्चर की नहीं कह रहे, डिसलोकेशन की कह रहे हैं, तो C5 to 7। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, तो डोर्सो लंबर रीजन,
ठीक है, तो लंबर रीजन मेनली जो है कह रहे हैं वहां पे, उसके भी डोर्सल पार्ट के अंदर। तो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन डोर्सो लंबर रीजन। डिस्क प्रोलैप्स कॉमनली कहाँ होता है? सियाटिका पढ़ते हो तो देख लोगे। तो डिस्क प्रोलैप्स L4 L5 S1, डिस्क प्रोलैप्स। टीबी स्पाइन T9 to 12, टीबी स्पाइन T9 to 12। तो टीबी होता है इनवॉल्व स्पाइन में कॉमनली। हम इस तरह याद रखते हैं कि घर में टीवी लाने की बात चल रही है, आपने कह दिया नहीं टीवी नहीं आएगा, नो, टीवी के लिए नो हो गया पहले। T9 से है लास्ट तक जो नंबर इसका हाईएस्ट 12। तो T9 to 12 टीबी स्पाइन। स्पाइना बाइफिडा कहाँ होता है? तो लंबो सैक्रल रीजन के अंदर। स्पाइना बाइफिडा लंबो सैक्रल रीजन के अंदर। किन बच्चों में हो सकता है? प्रेगनेंसी के समय माताओं में किस चीज की कमी हो? फॉलिक एसिड Folic फॉलिक acid. एसिड। ठीक है, फॉलिक फॉलिक एसिड। एसिड तो स्पाइना बाइफिडा लंबो सैक्रल रीजन। गाउटी टोफाई तो कहाँ बनती है ये? गाउट में जो टोफाई जैसी बन जाती है, जैसे लगता है अंदर कुछ भरा हुआ है, मतलब पस जैसा इस तरह का। तो कार्टिलेज ऑफ ईयर, ओलेक्रेनोन बर्सा, तो यहाँ पर। ठीक है, तो आरे स्मॉल जॉइंट ऑफ हैंड, गाउट मेटाटार्सोफैरिंजियल जॉइंट ऑफ टो, स्यूडो गाउट नी से शुरू हो रहा है, पेगिस डिजीज पेल्विस के अंदर, डिसलोकेशन C5 to 7, डिसलोकेशन C5 to 7 वर्टिब्रे। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन डोर्सो लंबर रीजन, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन डोर्सो लंबर रीजन। डिस्क प्रोलैप्स L4 5 S1, L4 5 S1। बेटा यही तरीका है रटने का, इनको बार बार पढ़ना होता है इन चीजों को। जहां समझे कि नहीं पता चल रहा कैसे याद करें, तो सीधी सी बात है, रटो बैठ के। तो टीबी स्पाइन T9 to 12, स्पाइना बाइफिडा लंबोसैक्रल रीजन, स्पाइना बाइफिडा लंबोसैक्रल रीजन। गाउटी टोफाई तो कार्टिलेज ऑफ ईयर, ओलेक्रेनोन बर्सा। नेक्स्ट आ जाओगे मेन फ्रैक्चर्स। तो कुछ फ्रैक्चर्स के नाम है उनकी साइट के आधार पे, रटने वाली बात है अगेन, है ना? किसी का नाम है, आप लोगों का रटना है तो रटना ही पड़ेगा ना। तो पोर्ट्स फ्रैक्चर क्या होता है? तो कह रहे हैं फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन अराउंड एंकल। आपको एंकल याद रखो मेनली। सब आंसर मतलब ये है कि पोर्ट्स फ्रैक्चर कहाँ का है, तो एंकल का, ये याद रखना है आपको। तो पोर्ट्स फ्रैक्चर एंकल। लीफोर्ड्स फ्रैक्चर फेशियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर, फेशियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर। लीफोर्ड्स फ्रैक्चर फेशियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर। बम्पर फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। बम्पर फ्रैक्चर हो गया कहाँ? लेटरल कॉन्डाइल में टिबिया गया। इन पे सवाल आ जाते हैं कि लेटरल मीडियल ऐसी चीजें बना के, तो याद रखना। तो बम्पर फ्रैक्चर तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया का। क्रश फ्रैक्चर कैल्केनियम एंड वर्टिब्रे में, क्रश फ्रैक्चर कैल्केनियम एंड वर्टिब्रे। कोलीज फ्रैक्चर, ये नाम बहुत पूछता है, कोलीज और स्मिथ फ्रैक्चर स्पेशली देख लेना। तो कोलीज फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऑफ रेडियस विद इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द रिस्ट। तो रिस्ट की साइड में 2.5 सेंटीमीटर फ्रैक्चर हुआ है, तो कोलीज फ्रैक्चर है। स्मिथ फ्रैक्चर इसका अपोजिट होता है, रिवर्स कोलीज फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर। मोन्टेजिया फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन तो फ्रैक्चर ऑफ द अपर थर्ड ऑफ अल्ना, तो ये याद रखोगे, अपर थर्ड ऑफ अल्ना विद डिसलोकेशन ऑफ द सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट। तो चाहो तो याद कर लो, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए कि अल्ना का हो रहा है अपर थर्ड का, इस पे सवाल आ चुका है, अपर थर्ड ऑफ अल्ना। मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन। बेनेट्स फ्रैक्चर तो ये किसका होता है? मेटाकार्पल है ना, फर्स्ट का, हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं ओब्लिक वर्टिकल फर्स्ट मेटाकार्पल विद डोर्सल डिसलोकेशन। तो फर्स्ट मेटाकार्पल का मेनली जो अंगूठा है ना, मतलब अंगूठे में होता है जनरली ये, तो मेटाकार्पल जो होती है फर्स्ट के अंदर, तो वही कह रहे हैं प्लस डोर्सल डिसलोकेशन हो जाता है। इसमें खासियत ये होती है कि डिसलोकेशन होता ही होता है। ठीक है, तो बेनेट्स फ्रैक्चर, वो ऐड देखा होगा आपने टीवी में, उसका कुछ वो बैंडेड का एक ऐड आता था ना, वो अंगूठे वाला, वो हैंडी प्लास करके कुछ एक ऐड आता था कुछ करके, तो उस पर भी याद कर सकते हो कि वो अंगूठे को ही दिखाता है आपने, है ना? तो बेनेट्स फ्रैक्चर, तो ये अंगूठे का मतलब ऐसा कि मेटा कार्पल का। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप इज कॉल्ड वॉन रोसेनसाइन, वॉन रोसेनसाइन। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, वॉन रोसेनसाइन। एक बार फिर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है पोर्ट्स फ्रैक्चर, तो पोर्ट्स फ्रैक्चर एंकल का है, एंकल, है ना? पोर्ट रखा हुआ, उस पर एंकल जाके टकरा गया होगा चलते समय, ऐसा याद कर लो। तो पोर्ट्स फ्रैक्चर एंकल। लेफोर्ट्स फ्रैक्चर, लिफोर्ट्स फ्रैक्चर फेशियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर। बम्पर लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। ठीक है, चलो टीवी टूट गया हमारा, बम्पर बात हो गई, ऐसा करके याद करना। तो लिटिल कॉर्नल ऑफ टिबिया। क्रश फ्रैक्चर कैल्केनियम एंड वर्टिब्रे, कैल्केनियम एंड वर्टिब्रे। कोलीज स्मिथ, कोलीज है 2.5 सेंटीमीटर रेडियस में रिस्ट है, और स्मिथ इसका अपोजिट है। मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन अपर थर्ड ऑफ द अल्ना, अपर थर्ड ऑफ अल्ना। बेनेट्स फ्रैक्चर तो फर्स्ट मेटाकार्पल का, फर्स्ट मेटाकार्पल।
कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, वोन रोजन साइन, इसको रट के आओ, ब्रेक है 10 मिनट, वापस आओ, इसी आईडी से ज्वाइन करना है। थैंक यू। 10 मिनट के बाद कंटिन्यू करेंगे, रट के आना इनको ब्रेक में।